नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक में। आज 20 अक्टूबर 2020 है। 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स का लेकर आए हैं। ये छठा वीडियो है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटिव है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा द्वितीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये गलत है, द्वितीय नहीं, ये छठा था। छठवां बैंक ऋण गारंटी और इक्विटी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करेगा और परियोजनाओं को बैंक द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये सही है। सॉरी। बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी को संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था। यह भी सही है। तो जैसे ही हम पहला गलत लगाते हैं, क्योंकि ये छठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, तो हमें आंसर अपना मिल जाता है। लेकिन दोनों पढ़ना चाहिए और आगे, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है और एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसमें सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं को ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से समर्थन करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा और बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। 2014 में ब्राजील के फोर्टालेज़ा में छठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई और प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के समान रूप से संस्थापक सदस्यों के बीच वितरित की गई थी। एनडीबी पर समझौता यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक सदस्य में के पास एक वोट होगा और किसी के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। जिसमें वीटो शक्ति किसी के पास में नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में है। पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पीओपी के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना। बिल्कुल सही है। भारत ने उन सभी रसायनों पर प्रतिबंध की पुष्टि की है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध संस्था स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये नहीं है, ये दूसरा गलत है क्योंकि सभी पर नहीं किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत पीओपी नियमों के विनियमन को अधिसूचित किया है। ये सही है, तीसरा सही है। तो जैसे ही हम दो गलत लगाते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक 7 रसायनों पर प्रतिबंध की पुष्टि की है। इन रसायनों को अस्थायी कार्बन प्रदूषक कहा जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत 5 मार्च 2018 को पीओपी नियमों को विनियमन की अधिसूचित किया गया था। 7 रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। पीओपी के बारे में ये भी है। पीओपी की लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन की विशेषता होती है। बिल्कुल सही। खाद्य श्रृंखला के ऊपर स्तर की ओर बढ़ने पर पीओपी की सांद्रता कम होती जाती है ताकि खाद्य श्रृंखला की परिस्थिति इन रसायनों का संकेंद्रण कम हो। ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे चेन में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, श्रृंखला में ऊपर बढ़ते जाते हैं, सांद्रता कम के होने के बजाय बढ़ती जाती है।
और सबसे ज़्यादा सांद्रता जो है शीर्ष स्तर पर स्थित जानवरों में होता है। तो दूसरा गलत हो जाता है और हमारा आंसर बी हमें मिल जाती है। लेकिन हमें पूरा पढ़ना चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन किसी प्रकार का न रहे, वरना हमें प्रश्न आते हुए भी हम गलत करके चले आते हैं। पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, तो इसका आंसर बी होगा। ये कैंसर और प्रतिरोधक तंत्र को नुकसान कर सकती हैं। इसकी पीओपी की विशिष्टताओं के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ये लेपोफिलिक है, जिसका अर्थ होता है कि जीवित जानवरों और मनुष्यों के फैट ऊतकों में जमा हो जाते हैं। फैटी टिश्यू में सांद्रता पृष्ठभूमि के स्तर से 70,000 गुना अधिक तक बढ़ जाती है। और खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर पीओपी की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित जीव जैसे मछली, शिकारी पक्षी, स्तनपायी और मनुष्य में इन रसायनों की संकेंद्रण अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा अफ्रीकी देश हिंद महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तंजानिया, जिम्बाब्वे नहीं करता है, बोत्सवाना भी नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये रहा तंजानिया, ये जिम्बाब्वे, एक सेकेंड, और बोत्सवाना, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और तंजानिया मिल रहा है, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना नहीं। अगला प्रश्न, कोलबेट मीथेन सीबीएम के बारे में। सीबीएम कोयले निक्षेपों या कोयला सीमा में पाए जाने वाले प्राकृतिक गैसों का एक अपरंपरागत रूप है। बिल्कुल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है और सीबीएम को एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। सीबीएम को स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन माना तो जाता है, लेकिन भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार नहीं है, 5वें स्थान पर है भारत। तो इस लहजे से दूसरा गलत हो जा रहा है। ठीक है। उर्वरकों के लिए सीबीएम का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में नहीं किया जा सकता भाई। फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। लेकिन इस हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि पहला ही सही है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा सही नहीं है। 5वें नंबर पर भारत कोयले के भंडार में मौजूद है। स्वच्छ विकल्प के रूप में सीबीएम को जाना जाता है। 12 राज्यों में सीबीएम मौजूद है भारत में, और जिसमें पूर्वी भारत के गोंडवाना निक्षेप सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। दामोदर कोल घाटी और इस सोन घाटी सीबीएम के विकास के संभावित क्षेत्र हैं। सीबीएम कोयला निक्षेपों या कोयला सीमा में पाए जाने वाले प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है। सीबीएम का निर्माण क्वालिफिकेशन पादप सामग्रियों का कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान होता है। सीबीएम का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? विद्युत उत्पादन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ऑटो ईंधन के रूप में, उर्वरक और फीडस्टॉक के रूप में, औद्योगिक उपयोग जैसे सीमेंट उत्पादन, रोलिंग मिल, स्टील प्लांट और मिथेनॉल उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम सर्विस क्या है उपरोक्त में से? तो आपर्दन और बाढ़ नियंत्रण बिल्कुल है। ज्ञान और का निर्माण और विचारों का प्रसार ये भी है। मृदा का निर्माण बिल्कुल है। जल शोधन बिल्कुल है। इसका आंसर डी होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार के। प्रावधान, विनियमन, सांस्कृतिक और सहायक। प्रावधान सेवाओं यानी प्रोविजनिंग सर्विस, ये
सेवाएं लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले में शामिल हैं, जैसे भोजन सहित अन्य प्रकार के प्रावधान सेवाएं, जैसे पेयजल, काष्ठ, लकड़ी, ये सब फ्री में हमें प्रकृति देती है। तो ये सब क्या है? प्रावधान सेवा। फिर विनियमन, रेगुलेटिंग, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में, उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है इसके बारे में है विनियमन, रेगुलेटिंग सर्विसेज। तो इसमें परागण, अपघटन, जल शोधन, अपरदन, बाढ़ नियंत्रण तथा कार्बन भंडारण और जलवायु विनियमन शामिल है। सांस्कृतिक, कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है? गैर लाभकारी, गैर भौतिक लाभ वाले होते हैं, जो लोगों के विकास और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान देते हैं, जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका भी शामिल है। ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रसार, प्राकृतिक संगीत, कला, वास्तुकला के साथ अंतरक्रिया से उत्पन्न रचनात्मक और मनोरंजन, ये सभी शामिल है उसमें। इसके बाद में आता है सहायक सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? पारिस्थितिकी तंत्र अंतर्निहित प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, पोषक चक्रण, मृदा के निर्माण, जल चक्र की निरंतरता के बिना भी निरंतर नहीं बने रह सकते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कार्बन प्रदूषक पीओपी का स्रोत है? एग्रो केमिकल्स के अनुचित उपयोग और निस्तारण, बिल्कुल है। उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया, ये भी है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उत्पादन, ये भी है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन से खतरे हो सकते हैं? वैश्विक तापन, प्रवासन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को बढ़ावा। शाकाहार को बढ़ावा गलत है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। शाकाहार को बढ़ावा देने से किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को खतरा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, पुराने और उपयोग किए गए कंप्यूटर या उनके हिस्से का अनुचित अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण ई कचरा के रूप में उत्पन्न हो सकता है? बेरिलियम, कोडमियम, क्रोमियम, ये हो सकता है। हेप्टाक्लोरो, ये नहीं होगा। पारा, सीसा और प्लेटिनम भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हेप्टाक्लोरो एक कीटनाशक है और प्लेटिनम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसीलिए इसका उपयोग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, जो कि आज का आखिरी है, फास्फोरस और फास्फोरस चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्फोरस चक्र काफ़ी हद तक वायुमंडलीय होता है और आसानी से वायु से जल में घुल जाता है, ये गलत है। पहला गलत है, ये धरातलीय होता है। ठीक है। फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में एक खनिज के रूप में मौजूद होता है और क्षरण एवं खनन गतिविधियों के माध्यम से फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है। बिल्कुल। जल निकायों में जड़ और मुक्ति रूप से तैरने वाले सूक्ष्म पौधों की अत्यधिक वृद्धि के लिए फास्फोरस जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला जैसे ही गलत मारते हैं हमारा आंसर निकल आता है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ना चाहिए। तो इसकी व्याख्या है कि ये स्थलीय होते हैं और फास्फोरस का मुख्य भंडार पृथ्वी के क्रस्ट पर है। ठीक। यह आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के दौरान फास्फेट नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से यह अंततः महासागर में प्रवेश कर जाता है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।